चमोली जिले में हुई ग्लेशियर टूटने की घटना के मद्देनजर शोधकर्ताओं ने भी घटना पर अपनी रिसर्च शुरू कर दी है। घटना के कारणों का पता लगाने में जुटे शोधकर्ता इस त्रासदी पर चिंतित हैं और भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसके लिए बारीकी से मंथन कर रहे हैं। चमोली जिले में हुए जल प्रलय के बाद से ग्लेशियर पर शोध करने वाले वैज्ञानिक भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। देश की नामचीन संस्थान IIT रुड़की के वैज्ञानिकों का कहना है कि 2013 में केदारनाथ में हुई त्रासदी और चमोली जिले में आई आपदा में काफी अंतर है। हिमालय क्षेत्रों में हजारों ग्लेशियर हैं, लेकिन इन पर शोध करने के लिए भारत में एक भी संस्थान नहीं है जो ग्लेशियर्स पर स्टडी कर सके। ये बड़ी चिंता का विषय है कि हजारों ग्लेशियर्स होने के बावजूद देश भर में एक भी संस्थान मौजूद नहीं है जो इन पर नजर रख सके। अगर हम 2013 की जो डिज़ास्टर है उसको अगर हम देखें और आज जो कल जो हुआ उस दोनों डिज़ास्टर को अगर हम कंपेयर करें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि लोगों के अंडरस्टैंडिंग है या हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ग्लेशियर के ऊपर काम करे। हालांकि सासे DRDO का एक लैब है जो काम कर रहे हैं, लेकिन हमें इंडिया में एक इंस्टीट्यूट खोलना बहुत ज़रूरी है जो ग्लेशियोलॉजी के ऊपर काम करे, जिसमें 150-200 साइंटिस्ट हो, अलग अलग एस्पेक्ट को लेके काम करें और पूरे हिमालय को मॉनिटर करें। अदरवाइज हमारे ऐसे जो कुछ ग्लेशियोलॉजिस्ट इंडिया में काम कर रहे हैं, बहुत ही चंद ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं, हम लोग कुछ ही जगह सिर्फ फोकस कर पा रहे हैं, ना कि पूरे हिमालय के ऊपर। तो ज़रूरी ये है कि हमारे एक इंस्टीट्यूट हो जो पूरे हिमालय के ऊपर फोकस करे और गवर्नमेंट को वो हर जो है फीडबैक देते रहे। हालांकि अलग अलग जगहों पर लोग अपने अपने तरीकों से स्टडी कर रहे हैं। IIT रुड़की के वैज्ञानिकों का कहना है कि सर्दियों के सीजन में इस समय घाटी में पानी बहुत कम है, जिस कारण बर्फ जम जाती है। ग्लेशियर टूटने की इमेज 1 या 2 दिनों में आ जाएगी, जिससे आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि यह हादसा किन कारणों से हुआ। जी हाँ, जो 7 फरवरी को जो इंसिडेंस हुआ उसको लेके बहुत सारे स्पेकुलेशन से लोगों के मन में डाउट है कि किस कारण से हुआ, कि ग्लेशियर लेक के फटने से हुआ या किसी और कारण से हुआ है। तो हमने जो सैटेलाइट इमेज के अध्ययन किया है उसमें हमें ये समझ में आया है कि किसी लेक के फटने से नहीं हुआ है, हालांकि एक एवलांस के कारण हुआ है, या एक बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा एक स्लोप में से गिर गया है। और वो हमें कैसे पता चला? हमने 2 सैटेलाइट इमेज देखा, 6 तारीख का और 7 तारीख का, जो कि बहुत सारे ट्विटर अकाउंट में भी आया है, इसरो ने भी उसको कन्फर्म किया IRS देहरादून में। तो हमने देखा कि रेनी गाँव के राइट मतलब ईस्ट की तरफ अगर हम मूव करें तो करीब 14 किलोमीटर आगे चल के एक जो है वहाँ एवलांस का स्पॉट है जहाँ से बर्फ़ गिरा था और उस एवलांस के कारण ये पूरा पानी रिलीज़ हुआ। तो 2 थ्योरीज हो रहे हैं। अब वो कंफर्म तभी होगा जब हमारी टीम जो है अलग अलग टीम वहाँ ग्लेशियल साइट पे जाए, वो डिज़ास्टर के साइट में जाए और उस चीज़ को कंफर्म करें। नेचुरल रिवर है, बर्फ़ की रिवर है, आइस की रिवर आप बोल सकते हैं, वो हमेशा चेंज होता ही रहता है। तो उसके लिए वो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ग्लेशियर चेंज नहीं होगा, और उसके जो अदर क्लाइमेट के जो इफ़ेक्ट है उस ग्लेशियर पे सबसे ज़्यादा हमारे पृथ्वी पे दिखाई देते हैं। तो अगर ग्लेशियर में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उसके लिए डेडिकेटेड स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ जो पुराने और हमारे सर अजंता सर वगैरह इस फील्ड में और रिसर्च कर चुके हैं, उन्होंने भी यह बताया है कि ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। 1990 के बाद की बात हम करेंगे तो ग्लेशियर अपने पोजीशन से बहुत तेज़ी से पीछे जा रहे हैं। अगर वह पीछे जाते हैं तो वहाँ पे वो एक लेक या एक पानी का एक बड़ा सा स्रोत छोड़ के जाते हैं, जैसा केदारनाथ हादसे में हुआ था। लेकिन ये चमोली वाला हादसा उससे बिल्कुल अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टूडियो रुड़की। जिला चिकित्सालय पौड़ी के PPP मोड़ पर जाने के बाद अब यहां वर्षों से काम कर रहे PRD कर्मचारियों को सेवा समाप्ति के नोटिस भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इस वजह से इन लोगों के सामने अब रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। इस संबंध में इन कर्मचारियों ने आज अपर जिलाधिकारी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन भी दिया। वहीं अपर जिलाधिकारी ने बताया कि जिला अस्पताल में PRD के माध्यम से लगे कर्मचारियों को उनकी सेवाओं को देखते हुए CMO पौड़ी व CMS जिला अस्पताल को उनके समायोजन के लिए निर्देश दिए गए हैं। 14 लोग हैं जो अभी
चिकित्सा प्रबंधन समिति के माध्यम से वहाँ विभिन्न पदों पर काम कर रहे थे और पीपीपी मोड में जाने के बाद जो है इनको हटाए जाने की बात ही हमें बताई गई। अभी हमारी बात यहाँ सीएमओ पौड़ी और सीएमएस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पौड़ी दोनों से हुई है। सीएमओ साहब का कहना है कि यदि कोई प्रस्ताव सीएमएस के द्वारा भेजा जाता है तो हम उस पर विचार करेंगे। दूसरा, सीएमएस के द्वारा कहा गया कि इनका प्रस्ताव हमने कुछ भेजा है, लेकिन जो अभी कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि इनको हटाए जाने के लिए जो है एक लेटर दिया जा रहा है, शायद ये उचित नहीं है। जो पीपी मोड में लोग काम कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि इनको एडजस्ट करें, पहले प्राथमिकता देनी चाहिए और उसके बाद ही जो फिर कोई कदम उठाना चाहिए। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उन्हें समायोजित नहीं किया जाता है तो वो आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। हम यहाँ पर जिला चिकित्सालय के जितने कर्मचारी थे, हम यहाँ अपने ये जो हमारे बीच में अभी डीएम साहब ने कहा था कि जो कर्मचारी हैं उनको 31 मार्च तक यातायात रखा जाए, लेकिन जो हमारे यहाँ सीएमएस साहब हैं राणा जी, उनके द्वारा हमें आदेश आ रहे हैं कि आप यहाँ से सेवा क्या स्थगित हो जाए नौकरी से। लेकिन जब डीएम साहब ने 31 मार्च तक हमें विश्वास दिया था, लेकिन हमारे सीएमएस साहब जो है हमारा प्रपोजल डीएम तक नहीं पहुँचाया नहीं। अभी हमारे बनौर सर से हमें बात हुई थी, उन्होंने भी बात की है, लेकिन अभी तक उन्होंने ये कहा कि हम आपके लिए कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमारे सीएमएस साहब राणा जी वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब अगर हमें रखा नहीं जाएगा तो हम सीधे अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे या तो हम सीधे सीएम आवास कूच करेंगे। पौड़ी से न्यूज स्टूडियो के लिए मुकेश पछेती की रिपोर्ट। पहाड़ों की रानी मसूरी में राष्ट्रीय राजमार्ग का हाल बेहाल है। मार्ग पर कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार यहां पर दुर्घटनाएं भी अंजाम ले चुकी हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को मानिए इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। मसूरी देहरादून मार्ग जेपी बैंड के पास मुख्य चौराहे पर बड़े बड़े गड्ढे मानिए किसी दुर्घटना को बुलावा दे रहे हैं। वहीं यातायात को व्यवस्थित करने के लिए तैनात ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों को गड्ढों में पत्थर भरकर यातायात को सुचारू करना पड़ रहा है। दूसरी ओर टिहरी धनौल्टी बाईपास सड़क पर भी बड़े बड़े गड्ढे देखे जा सकते हैं, जहां पर वाहन हिचकोले लेते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार दोपहिया वाहन चालक अनियंत्रित होकर गिर गए हैं, जिससे लोग चोटिल हो चुके हैं, परंतु न तो राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी और न ही प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है। सड़क पर इन गड्ढों के कारण पर्यटकों में भी मायूसी देखी जा सकती है। इसके साथ ही टिहरी धनौल्टी बाईपास और मसूरी कैंपटी रोड का भी हाल बेहाल है। NH वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसकी जिस तरह से बुरी दशा बनी है, जगह जगह गड्ढे बने हैं, इतनी बुरी हालत हो रखी है कि अक्सर जो है दुर्घटनाएं हो जाती हैं और सड़कों को देख कर लगता है कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग न होकर के कोई गांव का राजमार्ग है, गांव की सड़कें हैं। और मसूरी जैसे पर्यटक स्थल पर सड़कें बहुत अच्छी होनी चाहिए थी और राष्ट्रीय राजमार्ग की माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में जिस तरह से दूसरे शहरों में और दूसरी जगह जो है बहुत अच्छी दशा है और प्रशंसा की जाती है, उसको देखते हुए मसूरी से चलने वाला जो NH वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी जो हालत है उसको देख के लगता है कि यहाँ के अधिकारी, यहाँ के राष्ट्रीय मार्ग से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं और इन पर उनको सही ढंग से काम करना चाहिए। काफ़ी NH की हालत ख़राब है सड़कों की और मेरी उनके NH के एक्सीएम से भी वार्ता हुई थी, तो जिनका ये कहना था कि जितना जल्दी अगर उम्मीद करते हैं कि अगर बारिशें या बर्फ़ दोबारा ना पड़े उसके तुरंत बाद इन पर कार्य शुरू करा दिया जाएगा। ऐसे काफ़ी जगह हैं जहां गड्ढे वड्ढे हो गए, चाहे कैंपटी रोड हो या देहरादून का NH हो या पांडुगंज से हो, कहीं पर भी हो। तो और एक आपका बाईपास भी है, उसमें भी काफ़ी है। तो मैं समझूंगा कि ये जितनी जल्दी हो सकेगा ये लोग इस पर कार्य। मसूरी से न्यूज स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट। देश की प्रमुख सामाजिक संस्था सक्षम की ओर से हरिद्वार महाकुंभ के अंतर्गत नेत्र कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 1 लाख से अधिक मरीजों का नेत्र परीक्षण कर उन्हें निशुल्क चश्मे उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। संस्था की ओर से 7 नेत्र चिकित्सालय में संस्था के केंद्र बनाए जाएंगे, जहां जरूरतमंद मरीजों को ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। बड़े पैमाने पर इस महा आयोजन की तैयारी की जा रही है। हरिद्वार के कुंभ मेले में मार्च 11 से अप्रैल 27 तारीख तक हम लोग
लगातार नेत्र कुंभ करके एक नेत्र जांच और निःशुल्क चश्मा का वितरण करने का कैंप चलाने वाले हैं और ये कैंप 7 जगहों पे चलेगा और लगातार चलेगा। सारे जो हरिद्वार के कुंभ मेले में पेशेंट्स आने वाले हैं, इन पेशेंट्स को नेत्र जांच हो गया और निःशुल्क चश्मा का वितरण होगा। ये चश्मा 1 घंटे के अंदर रीडिंग ग्लास भी दे देंगे और कुछ प्रिस्क्रिप्शन ग्लास लगेगा तो वो भी देंगे। यहाँ पे मशीन इक्विपमेंट सब लगेगा और एक बहुत ही सिस्टमैटिक, साइंटिफिक, प्रोसेस ड्रिवन, प्रोटोकॉल ड्रिवन, कोविड के सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हम ये नेत्र कुंभ 7 जगहों पे हरिद्वार में मार्च 11 से अप्रैल 27 तक करने वाले हैं। तो ये एक भव्य कार्य होने जा रहा है। सक्षम हमारी संस्था दिव्यांग विकलांगों के ऊपर और मुख्य नेत्र के ऊपर बहुत बड़ा काम करती है और इसमें हमें यहाँ से संतों का, महापुरुषों का, शासन प्रशासन का, जितने भी यहाँ पे हॉस्पिटल हैं उनका पूरा हमें सहयोग मिल रहा है और हर तरीके से हम इसे बहुत अच्छा और सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हमें सिडकुल से भी बहुत कुछ सहयोग मिल रहा है, इंडस्ट्री से बहुत कुछ सहयोग मिल रहा है, संतों से बहुत कुछ सहयोग मिल रहा है और बहुत भव्य कार्य होने वाला है और ये नेत्र कुंभ महाकुंभ की तरह सफल और सक्सेस होगा। हरिद्वार से न्यूज स्टूडियो के लिए सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा में उत्तर प्रदेश के लोगों की भी जनहानि हुई है। उत्तर प्रदेश के 93 लोग आपदा में लापता थे, जिसमें से 21 लोग सुरक्षित बचा लिए गए हैं। 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जबकि 70 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी सुरक्षित घर वापसी और राहत के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर अपना कंट्रोल रूम बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बचाव और राहत कार्य का जायजा लेने के लिए अपने 3 मंत्रियों को भी उत्तराखंड भेजा है। हरिद्वार भीमगोड़ा बैराज कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता करते हुए उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंत्री धर्म सिंह सैनी, विजय कश्यप और वे स्वयं यहां पर पहुंचे हुए हैं। इस बाबत उन्होंने कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी मुलाकात की थी। आदित्यनाथ जी के निर्देश पर 3 मंत्रियों का एक समूह हमारे आदरणीय डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, माननीय मंत्री आदरणीय विजय कश्यप जी, मैं स्वयं जोशीमठ आपदा को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से कल मिले थे और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो निर्देश है और जो उनकी मंशा है, इस आपदा के समय में पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है, उत्तराखंड सरकार के साथ खड़ी है। किसी भी क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अन्य जहां भी सरकार के सहयोग की कोई आवश्यकता है तो उत्तर प्रदेश सरकार पूरा सहयोग कर रही है। और यहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के निर्देश पर ही हरिद्वार में इस आपदा को लेकर के नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जिसमें सारी जानकारियां, सभी लोगों को सारी सूचनाएं, साथ ही साथ सारी आवश्यकताएं, जो भी आवश्यकता हो उसे पूरा करने का निर्देश हमारे डीआईजी सहारनपुर, कमिश्नर सहारनपुर नोडल अफसर के रूप में यहाँ लगातार काम कर रहे हैं और एक पूरा अधिकारियों का समूह उसी समय से उत्तर प्रदेश सरकार का वो लगातार यहाँ है और वो पल पल की जानकारी ले भी रहा है और जहाँ जहाँ जो आवश्यकता है उसमें सहयोग की भूमिका में खड़ा हुआ है। हरिद्वार से न्यूज स्टूडियो के लिए सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट। जोशीमठ मलारी हाईवे पर ऋषिगंगा में हिमखंड आने से रैणी गांव में पुल बहने के बाद भारत चीन सीमा के 13 गांव अलग थलग पड़े हुए हैं। रैणी में पैदल पुल सहित बॉर्डर रोड को जोड़ने वाला एकमात्र ब्रिज आपदा में तबाह हो गया, जिसके बाद आज चौथे दिन भी नीति मलारी भारत तिब्बत बॉर्डर का संपर्क देश से कटा रहा। एसडीआरएफ, आईटीबीपी की रेस्क्यू टीम आप देख सकते हैं कि किस तरह बॉर्डर रोड को जोड़ने और ग्रामीणों की आवाजाही कराने के लिए जिप रोप विधि से पुल बना रही है। देश से कटे इन गांवों में सेना के जवान 6 किलोमीटर पैदल चलकर प्रभावितों को राहत सामग्री बांट रहे हैं।
चमोली जिले में नीति मलारी हाईवे पर रैणी पुल बहने के बाद रैणी, लाता, जुगजू जुआगवाड़, पैंग मुरंडा, सुगी भलगांव समेत 13 गांवों के ग्रामीण अलग थलग पड़े हुए हैं। इन गांवों में सेना की ओर से रसद, दवाएं और अन्य जरूरी सामग्री पहुंचाई जा रही है, लेकिन कई प्रभावित गांव ऐसे हैं जो सड़क से 6 किलोमीटर दूर हैं। जुगजू जुआगवाड़, पैंग मुरंडा सड़क से 6 किलोमीटर तक दूरी वाले गांव हैं। इन गांव में रसद व अन्य जरूरी सामग्री पहुंचाने के लिए सेना और आईटीबीपी के जवान बीहड़ पैदल रास्तों, जंगलों, चट्टानी क्षेत्रों से गुजरकर प्रभावित गांवों तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, जोशीमठ। कुंभ मेले को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी के लागू होने को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कल होने वाले मौनी अमावस्या के स्नान पर क्या एसओपी लागू होगी, इसको लेकर श्री गंगा सभा हरिद्वार द्वारा प्रेस वार्ता करके स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की गई। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने कहा कि कल होने वाली मौनी अमावस्या स्नान और 16 फरवरी को होने वाली बसंत पंचमी के स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, जहाँ तक कल मौनी अमावस्या और 16 तारीख को जो बसंत पंचमी का स्नान है उसकी बात है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी श्रद्धालु इस स्नान के लिए हर की पौड़ी आना चाह रहे हैं उनके लिए कोरोना रिपोर्ट को लाना कोई अनिवार्य नहीं है और न ही पंजीकरण कराना अनिवार्य है। जिस प्रकार से मकर संक्रांति का स्नान हुआ वो बिल्कुल सेम एसओपी जो है वो 11 और 16 के स्नान के लिए जारी की गई है। तन्मय वशिष्ठ ने ये भी कहा कि कुंभ मेले के दौरान अगर सरकार स्नान पर्वों पर एसओपी लागू करती है तो श्री गंगा सभा उसमें भी सहयोग करेगी। अगर मेला अवधि के साधारण दिनों में भी एसओपी को लागू किया जाएगा तो श्री गंगा सभा इसका विरोध करेगी। कल राज्य सरकार की ओर से देहरादून से एक एसओपी जारी हुई है जिसमें कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट को लाने की अनिवार्यता की बात की गई है। मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि सबसे पहले तो ये स्पष्ट करे कि वो एसओपी कब से जारी हो रही है। मेरा एक और निवेदन सरकार से ये भी है कि नोटिफिकेशन जितने भी दिनों का जो 6 स्नान के तिथियां हैं उन स्नान की तिथियों पर और साधारण दिनों में हम एक सी व्यवस्था लागू नहीं कर सकते, क्योंकि रोज में इतना आदमी नहीं होता है जितना स्नान के दिन लागू होता है। क्योंकि विभिन्न कानूनी पहलुओं को देखते हुए और समय की मांग को देखते हुए अगर स्नान विशेष के दिन कोई व्यवस्था लागू होती है और उसमें थोड़ी बहुत सख्ताई भी होती है तो हम सब सहयोग के लिए, ऐसा नहीं है, सरकार और प्रशासन के सहयोग के लिए हम सभी तैयार रहे हैं। लेकिन अगर पूरी अवधि के लिए एक सी व्यवस्था लागू की जाएगी तो कहीं ना कहीं हम उसका विरोध तो करेंगे ही करेंगे और हमारे हरिद्वार के लिए, पूरा मेला क्षेत्र के लिए जो है एक बहुत ही विपरीत उसका प्रभाव पड़ेगा। हरिद्वार से न्यूज स्टूडियो के लिए सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट। हरिद्वार में कल गुरुवार यानी 11 फरवरी को होने वाले मौनी अमावस्या स्नान के लिए हरिद्वार पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। कुंभ मेले के पहले इस फरवरी माह में 3 प्रमुख स्नान पर्व पड़ने हैं, जिसमें 11 फरवरी को मौनी अमावस्या, 16 फरवरी को बसंत पंचमी और 27 फरवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान होना है। 11 फरवरी को पड़ने वाले मौनी अमावस्या स्नान के लिए आज यहां के भल्ला कॉलेज स्टेडियम में सभी पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और सुरक्षा में लगे अर्धसैनिक बलों को ब्रीफ किया गया। इस मौके पर कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल के अलावा हरिद्वार के डीएम, एसएसपी, कुंभ एसएसपी जन्मेजय खंडूरी समेत बड़ी संख्या में अधिकारी शामिल हुए। कुंभ मेले के पहले पड़ने वाले इन सभी स्नान पर्वों पर हरिद्वार में कोविड-19 रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं होगा। केवल कुंभ मेले पर ही पर्यटकों को कोविड-19 रिपोर्ट को लाना आवश्यक होगा। ये कहना है कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल का। कल पड़ने वाली मौनी अमावस्या स्नान के लिए पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन और 25 सेक्टर्स में बांटा गया है। मेला आईजी के अनुसार मकर संक्रांति स्नान की तरह इस स्नान पर्व पर भी यातायात को भीड़ के अनुसार डाइवर्ट किया जाएगा। मौनी अमावस्या के रूप में, जिसमें कि हरिद्वार में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग स्नान के लिए आते हैं, तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में ब्रीफिंग किया गया। रूट का डाइवर्जन आज शाम से स्टार्ट हो जाएगा और उसमें हम लोग पब्लिक को कम से कम असुविधा हो उसके लिहाज से जैसे मकर संक्रांति में व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को रखेंगे। और इसमें जो चमगादड़ टापू और जो हमारे दीनदयाल पार्किंग, ये सब तो रहेंगे ही। साथ में अगर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तब तो बैरागी को एज ए पार्किंग प्लेसेस के रूप में यूज किया जाता है।
मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर हर की पैड़ी पर भीड़ का दबाव कम करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी, जिससे एक ही स्थान पर अधिक श्रद्धालु एकत्रित न हो सके। हर की पैड़ी में अगर भीड़ का दबाव या मालवीय द्वीप में भीड़ का दबाव बढ़ता है तो जो आसपास के बाकी जो हमारे घाट है उसमें डाइवर्ट किया जाएगा, उसकी व्यवस्था कर रखी है। यद्यपि इसमें होल्डअप्स की अभी आवश्यकता नहीं है, तो होल्डअप नहीं है, परंतु हम इसको डाइवर्ट करेंगे। बॉर्डर में हमारी ड्यूटीज रहेंगी और अभी हम लोग जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हो उस लिहाज से हम लोग बॉर्डर की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और जो इवन घाट में भी सभी लोग जो है मास्क के साथ रहे और जो बाकी हमारी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में और जो लोग डिस्टेंस के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करें। पास SOP जो जारी किया गया है वो कुंभ मेला नोटिफिकेशन के दौरान का है, तो अभी हम लोग कुंभ मेला जब भी नोटिफिकेशन होगा उस लिहाज से उस समय हम लोग जो रजिस्ट्रेशन और होटल की व्यवस्था तो परमानेंट रूप में करेंगे, लेकिन अभी जो है धीरे धीरे हम उस दिशा में जा रहे हैं। हरिद्वार से न्यूज स्टूडियो के लिए सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट।